आदर्श अनुवाद के लिए अनुवादक का भी आदर्श होना अत्यंत आवश्यक होता है। यूँ तो अनुवादक बहुत से हैं, बहुत सी अनूदित रचनाओं को देखकर बहुत वेदना का अनुभव होता है, तकलीफ का अनुभव होता है, क्योंकि उनकी लापरवाही से, उनके अनाभ्यास से, उनके विषय और भाषा को न समझने से अनुवादित रचना में बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत सी कठिनाइयाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। अनुवादक को कुछ कुछ जिज्ञासु के साथ साथ अनुसंधित्सु भी होना चाहिए। जितनी अपेक्षा जिज्ञासा की होती है विषय को समझने, भाषा को समझने, उसके स्रोत की खोज करने, उसकी यात्रा, उसका मार्ग क्या है, शब्द कहाँ से चला था, कहाँ तक आ गया, उसमें कितने परिवर्तन हुए, अर्थ का संकोच हुआ कि अर्थ का परिवर्तन हुआ, उसकी ग्राह्यता किस रूप में हो रही है। किसी शब्द का प्राचीन प्रयोग रूप बिल्कुल भिन्न होता है और नया आधुनिक प्रयोग रूप बिल्कुल अलग होता है। तो हमें यह भी देखना होता है कि एक ही शब्द के साथ सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों जुड़ी होती हैं, तो कहाँ किस रूप में उसका प्रयोग करना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। भाषा भी हम सीखते सीखते ही, अर्जित करते करते ही प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बाल रूप में भाषा अर्जित करके नहीं आता। यहाँ आकर समाज में, क्योंकि सामाजिक वस्तु है, अलग अलग लोगों से संवाद होता है, संपर्क होता है, विनिमय होता है, शब्दों का प्रयोग अनुप्रयोग होता है, चयन होता है, इन सब से भाषा का विकास होता है। व्यक्ति की मानसिकता के विकास के साथ साथ उसकी भाषा का संसार भी बड़ा होता जाता है। इसलिए अनूदित रचना या अनूदित सामग्री, वो किसी भी रूप में हो, काव्यात्मक हो, गद्यात्मक हो, वैज्ञानिक हो, तकनीकी हो, उद्योग की हो, प्रौद्योगिकी की हो, शिक्षा की हो, ज्ञान की हो, कैसी भी मीडिया की हो, उस सामग्री को, अनूदित सामग्री को पढ़कर, या वो पुस्तकाकार है तो उस पुस्तक को पढ़कर यह नहीं लगना चाहिए पाठक को कि यह किसी नामी गिरामी बेहतरीन अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद है। यानी यदि अनूदित रचना में अनुवादक प्रतिबिंब होता है तो ये थोड़ा आस्वाद में अवरोध पैदा करता है। हालांकि भाषा के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि प्रयोक्ता ही, भाषा का प्रयोक्ता ही अपने व्यक्तित्व को अपनी भाषा से प्रतिबिंबित करता है। यानी बहुत बेहतरीन प्रारूप भाषा का, संरचना भाषा की, चयन शब्दों का, वाक्य विन्यास भाषा का अगर बहुत अच्छा है, बड़ा प्रभावी है, पढ़ने वाला अभिभूत हो जाता है, देखकर ही कह देता है कि ये उस व्यक्ति ने पत्र लिखा है, यह उस व्यक्ति का परिपत्र है, प्रारूप है, वो बहुत बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करता है, उसका भाषा पर अधिकार है। तो भाषा के संदर्भ में, और इसके ठीक विपरीत भी होता है, यदि बहुत खराब लिखता है, शब्दों का चयन प्रयोग बहुत प्रशंसनीय, अच्छा नहीं है, तो उसको देखकर भी ये कहा जाता है कि ये फला व्यक्ति ने लिखा होगा, वो ऐसा ही लिखता है, उसकी भाषा पर उसका अधिकार नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन अनुवाद में अनूदित सामग्री को पढ़कर अनुवादक उसमें से प्रतिबिंबित हो, झांकने लगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा यदि होगा तो मूल रचनाकार उस हाशिए में चला जाएगा केंद्र से, या उससे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा
अगर हम प्रेमचंद की रचनाओं के अनुवाद को पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद जीवित रहना चाहिए। अगर हम शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर उसमें जीवित रहना चाहिए। इसलिए न तो ये लगना चाहिए कि किसी बहुत अच्छे अनुवादक ने अनुवाद किया है, न ये लगना चाहिए कि ये किसी अनाड़ी नौसिखिए अनुवादक ने अनुवाद किया है। ये भी एक प्रकार से अनुदित सामग्री की अनुवाद प्रक्रिया की विफलता है। इसलिए कुल मिलाकर अनुवादक को अनुवाद कार्य में पूरी तरह और समग्रतः, पूर्णतः और समग्रतः समर्पित रहना चाहिए। ये जो समर्पण है ये केवल समय का समर्पण नहीं है। समय तो चाहिए, क्योंकि अनुवाद के लिए यदि प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हम समय नहीं दे रहे और जल्दी जल्दी अनुवाद कर रहे हैं समयाभाव के कारण, तो अर्थ का अनर्थ होता है। यदि हम धन लोभ के से प्रेरित होकर अनुवाद कर रहे हैं तो भी हम अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाते। इसलिए अनुवाद कार्य में अनुवादक को उपस्थित रहकर भी अनुपस्थित रहना चाहिए, यानी अदृश्य होना चाहिए, लेकिन उसका बोध तो होना ही चाहिए। इसीलिए कबीर ने कहा था, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भुई धरे तो यही घर में जाई। तो इसके दो रूप हैं। एक तो ये कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को अनुवादक को बाहर छोड़ देना चाहिए, और दूसरा ये कि अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए कि मैं तो बहुत दक्ष और समर्थ और सक्षम अनुवादक हूं, मुझे तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वो मूल रचना और रचनाकार के विषय में जानकारी अर्जित करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समर्थ महसूस करता है। ये बोध भी अच्छा बोध नहीं है। इसलिए अनुवाद एक जनहित का, लोकहित का, परहित का, सर्वहित का कार्य है। अनुवादक अपने लिए अनुवाद नहीं करता, वो तो उनके लिए करता है जिन्हें स्रोत भाषा का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी पठनीयता की लालसा है। अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन शेक्सपियर को पढ़ना चाहते हैं, कीट्स को पढ़ना चाहते हैं, शैली को पढ़ना चाहते हैं। तो इसे परोपकार का कार्य हम कह सकते हैं। और वास्तविक परोपकारी वही होता है जो प्रकट नहीं होता, जो गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से परोपकार करता है। जो केवल अपना नाम गिनवाने और लिखवाने के लिए परोपकार करते हैं, वो परोपकार, उसको परोपकार नहीं माना जाता। अनुवादक को निंदक अपने आसपास रखने चाहिए। यानी हमें अनुवादक के रूप में यह नहीं लगना चाहिए कि कोई मेरे अनुदित कार्य में दोष निकाल रहा है, दोष दर्शन कर रहा है, या मेरी निंदा कर रहा है। वास्तव में वो निंदा व्यक्ति की, अनुवादक की नहीं होती। वह निंदा तो अनुदित कार्य की होती है, और उस निंदा का उद्देश्य भी दोष निवारण होता है। आलोचना में प्रशंसा भी होती है। इसलिए कहा भी गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें सुभाए। अपने आसपास हमारी निंदा करने वाले लोग, उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो तो एक प्रकार से उपकार कर रहे हैं कि बिना हमारा साबुन और बिना पानी खर्च किए वो हमारे दोष निवारण कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें एक प्रकार से हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि आपके कार्य में या आपके व्यक्तित्व में ये कमी है, ये दोष है, ये त्रुटि है, इसको दूर कीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा या ज्ञान कहीं से मिले वहाँ से लेना चाहिए, और अगर अनुदित कार्य को कोई संशोधित, संवर्धित करने के लिए उसकी कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है, तो हमें तो उसका उपकार मानना चाहिए। इसलिए ऐसे दोष दर्शकों को, ऐसे
ब्लंडर्स हाउलर्स को यदि कोई इंगित करता है, रेखांकित करता है, तो हम उनके कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि आगे चलकर भावी भविष्य में उस प्रकार की गलती, उस प्रकार की त्रुटि अनुवादक नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं अनुवाद के कार्य में यदि कोई भी व्यक्ति, छोटा या बड़ा, परिचित या अपरिचित, कनिष्ठ या वरिष्ठ, यदि कोई दोष निकालता है, कोई कमी निकालता है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा जिन दोषों की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया है उन्हें पूरी गंभीरता से देखना, समझना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और उनका निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो गंभीरता से किया गया विचार है, ये तटस्थता, ये ईमानदारी का परिचायक बन जाता है। इसलिए अपेक्षा अनुसार, वो अपेक्षा विषय की, अनुशासन की, ग्राहक की, पाठक की, कैसी भी हो सकती है, उस अनुदित कार्य को संशोधित, संवर्धित, परिवर्धित, संपादित कर लेना चाहिए। इसीलिए मित्रों, ये जो निंदक नियरे राखिए वाला जो कथन है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मानव स्वभाव है कि उसे अपनी कमियां, अपना दोष किसी के माध्यम से यदि ज्ञात हो तो वह उसे सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता, उसे पचा नहीं पाता। लेकिन सच यह है कि अगर कोई हमारी कमी से हमें अवगत करा रहा है, परिचित करवा रहा है, तो हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है कि आगे चलकर उस तरह की गलती न हो, उससे बचा जा सके। अनुवाद वास्तव में साधना सापेक्ष एक ऐसी कला, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा शिल्प विधान है, एक ऐसा शास्त्र है जो पूर्ण समर्पण के बाद भी मूलवत हो नहीं पाता, क्योंकि भाषागत अंतर, व्याकरण का, शब्द संपदा का, भाषा के मनोविज्ञान का ये अंतर रहता है। प्रकृतिगत अंतर भी रहता है। उर्दू की प्रकृति बिल्कुल अलग है, अंग्रेजी की प्रकृति एकदम नितांत भिन्न है, हिंदी की प्रकृति छोटे छोटे वाक्यों की प्रकृति है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना, एक राजा था, एक रानी थी, उनके 2 बच्चे थे, राजमहल में रहते थे। ये जो वाक्य विन्यास है, ये हिंदी की प्रकृति का परिचायक है। बहुत से लंबे लंबे सुदीर्घ वाक्य हिंदी में जो बनने लगे हैं, वो वस्तुतः अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की छाया उसमें प्रतिबिंबित होती है। वो शैली हमने आयात कर ली है, लेकिन जो नैसर्गिकता है, जो स्वाभाविकता है भाषा की, वो हिंदी की प्रकृति को रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है, भिन्न है, अंग्रेजी से अलग है। भारतीय भाषाओं में भी परस्पर ये अंतर प्रकृतिगत मिलता है, व्याकरणगत अंतर, शैलीगत अंतर, परिवेशगत अंतर भी होता है। इसलिए स्रोत भाषा में और लक्ष्य भाषा में इन तमाम प्रकार के अंतरों को अगर हम देखते हैं, साम्य और वैषम्य दोनों दिखाई देते हैं, तो अनुवाद करते हुए अनुवादक के सामने कई प्रकार की बाधाएं, अवरोध खड़े होते हैं। इसलिए अनुवादक को इसकी अनुमति नहीं है कि वह छूट ले, मूल रचना को अनुवाद करते हुए बदल दे, उसकी अवधारणा को बदल दे, उसके मंतव्य को बदल दे। सिद्धांततः भी अनुमति नहीं है और नैतिकता की दृष्टि से भी अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अनुसृजन के पथ पर आगे चल पड़ता है। अनुसृजन या पुनर्सृजन जो है, वो किसी कथ्य, किसी कथानक, किसी वस्तु से प्रेरणा लेकर तो किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें हमारी भाषाओं में मिलते हैं। लेकिन मूलनिष्ठ अनुवाद, जिसकी सिद्धांततः अपेक्षा और आवश्यकता होती है,
यानी पूरी निष्ठा मूल के प्रति रहनी चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनुवाद को हम तीनों स्थितियों में मूलवत होगा नहीं, बेहतर कर नहीं सकते, कम बेहतर करने की अनुमति नहीं है। फिर भी हम अनुवाद की प्रासंगिकता को, अनुवाद की महत्ता और उपादेयता को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। उसका कारण है कि न होने से कुछ होना कहीं बेहतर है। अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अनुदित सामग्री के पाठकों या ग्राहकों की अनुवादक से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं। अब ये स्वाभाविक है। जो व्यक्ति स्रोत भाषा का ज्ञाता नहीं है, अध्येता नहीं है, और वो चाहता है कि उसे स्रोत भाषा में उपलब्ध सामग्री, रचना, इसका उसी तरह आस्वाद मिले, तभी तो अनुवाद कार्य की सार्थकता है, अनुवादक के कर्म की सार्थकता है। लेकिन विडंबना यह है कि अनुवादक चाहकर भी, पूर्ण समर्पण के बाद भी, पूरी साधना के बाद भी अनेक अवरोधों से वह कठिनाइयों का सामना करता है। वह चाहकर भी वो नहीं कर पाता। इसलिए मूलवत आस्वाद नहीं होता, लेकिन यथासंभव मूलवत आस्वाद, उसका अंतरण करने का प्रयत्न अनुवादक करता है। पाठक, समाज, यानी पूरा जो पाठक वर्ग है, पूरा जो पाठक समुदाय है, वो अनुवादक से असंभव को संभव बनाने की अपेक्षा करता है, जो कि अनुचित भी है और हो भी नहीं सकता। अनुवादक यदि रचना धर्मी भी है, सृजन धर्मी भी है, तो अनुवाद को अच्छा, बेहतर, ग्राह्य, बोधगम्य बना सकता है। कभी कभी हम कहते हैं कि कविता के अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना जरूरी है, यानी कवि मन तो चाहिए ना कविता के अनुवाद के लिए। ऐसी तकनीकी विषय और अनुशासन का अनुवाद करने के लिए अनुवादक के पास तकनीकी समझ भी होनी चाहिए। यदि कृषि की सामग्री का अनुवाद करना है तो कृषि अनुशासन की गहन गंभीर जानकारी होनी चाहिए। यदि विधि का अनुवाद करना है तो विधि की तकनीकी स्थिति का, स्वरूप का, भाषा का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। इसीलिए अनुवादक को तो इन तमाम विरोधी स्थितियों, परिस्थितियों में तमाम तरह की सामाजिक प्रताड़नाओं में मूक साधक की तरह कार्य करना होता है और करते रहना होता है। लगातार बार बार जब अनुवाद करता है अनुवादक, तो उसका अनुवाद कार्य निरंतर पहले से बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। फिर उसके अंदर, उसके भीतर स्वतः एक आत्मविश्वास जागृत होने लगता है और उसे लगता है कि वो ठीक राह पर है, वो ठीक अनुवाद कर रहा है और उसके द्वारा अनुदित रचना का जो आस्वादन है वो पाठक वर्ग तक यथासंभव मूलवत पहुंचने का कार्य करेगा। उसके इस साधना सापेक्ष पर काया प्रवेश की साधना के समतुल्य कार्य को मील का पत्थर या बुनियाद का पत्थर कहा जा सकता है। दरअसल अनुवादक आधुनिक और विकसित समाज और राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए अनुवाद द्वारा एक सशक्त आधारशिला का निर्माण करता है, जिस पर आधुनिकता का, विकास का, वैश्वीकरण का भवन बन सकता है, बनता है। खुद वो जो बुनियाद का पत्थर होता है, जो मील का पत्थर होता है, वो ऊपर जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा जमीन के अंदर होता है।
इसलिए अनुवादक को बहुत कम दिखाई देना होता है, वास्तव में उसे भूमिगत होना पड़ता है, अदृश्य होना पड़ता है, पर्दे के पीछे रहना पड़ता है। मूल लेखक या पाठक इसका अनुभव अवश्य करते हैं कि अनुवादक ने उसका कितना उपकार किया है या कितना अपकार किया है। यानी अच्छा अनुवाद है तो उपकार है, बोधगम्य अनुवाद नहीं है तो अपकार है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि अनुदित रचना को पढ़ने के बाद यदि पाठक को वह आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो मूल रचना से होना चाहिए, तो इसे अनुवादक की अयोग्यता कहा जाएगा, अपात्रता कहा जाएगा। अनुवादक को विषय वस्तु में, रचना और रचनाकार में आत्म विलय करना होता है, उसमें डूब जाना पड़ता है। अगर ऐसा वो नहीं कर पाता, समय अभाव के कारण, अभिरुचि की कमी के कारण, ज्ञान की लालसा न होने के कारण, तो फिर वह रचना और रचनाकार के साथ न्याय नहीं कर पाता। ये आत्म विलय एक बहुत बड़ा गुण अनुवादक का माना गया है। जो अभी हमने चर्चा की, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भुई धरें तो ये घर में जाई। ये जो शीस उतार कर बाहर रखना है, यही क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार रहती है, तो अनुवादक को यह सोचकर अनुवाद नहीं करना चाहिए कि मुझे इससे कोई अलग तरह की कीर्ति और ख्याति मिलेगी। वास्तव में अनुदित रचना अनुवादक का परिचय स्वतः बन जाती है। उत्तर मध्यकाल के कवि घनानंद ने इसीलिए कहा भी, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत। कवि लोग कविता लिख रहे हैं ऐसा कहते हैं कि मैं कवि हूं, लेकिन वस्तुतः कविता कवि का परिचय बनती है। इसलिए अनुदित रचना अनुवादक का परिचय स्वतः बन जाए, ऐसा अनुवाद हमें करना चाहिए। अनुवादक को ये ढोल ढिंडोरा नहीं पीटना कि मैं अनुवादक हूं और मैं ऐसा अनुवाद करता हूं, ऐसा अनुवाद कर सकता हूं। उसके द्वारा अनुदित रचनाओं का प्रकाशन, प्रचार, प्रसार, यही उसका प्रचार करता है, अनुवादक का परिचय बनता है। इसलिए अनुवाद करते हुए अनुवादक को डूबना चाहिए विषय में, विषय वस्तु में, भाषा में, रचना के मर्म में। इसीलिए तो बिहारी जैसा कवि कहता है, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। अनुवाद भी उसी तरह डूब जाने का विषय है। अन बूढ़े बूढ़े, जो नहीं डूब सके समझो वो डूब गए, और जो डूब गए उस रचना का अनुवाद करते हुए, उसकी भाषा में, उसकी वस्तु में, उसके विषय में, उसके दर्शन में, उसकी दृष्टि में, तो समझो वो पार लग गए। तो पार लगने की पहली शर्त डूबना है। इसलिए अनुवाद को, क्योंकि मूल रचना और रचनाकार के साथ अन्याय भी ना हो, और हमारे जो पाठक हैं, अनुदित सामग्री के पाठक, उनके साथ भी अन्याय ना हो, वरना तो अनुवाद का जो उद्देश्य है वही विफल हो जाएगा। हमने पूरी निष्ठा मूल के प्रति और रचना और रचनाकार के प्रति लगाई, लेकिन उसका जो अनुवाद है वो हमारे पाठकों तक पहुंचा ही नहीं, पहुंचा तो बोधगम्य नहीं हुआ, तो ऐसे अनुवाद का उद्देश्य ही विफल हो गया। इसीलिए कहा भी जाता है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जितना गहन गंभीर अध्ययन, अवलोकन, मूल्यांकन, विवेचन रचना और रचनाकार का, विषय और वस्तु का, भाषा का अनुवादक करता है, उतना ही बेहतर अनुवाद वो उसका कर पाता है। इसलिए सफल अनुवादक बनने का ये सूत्र है कि अनुवाद करने से पहले या करते समय वो विषय वस्तु में,
वो रचना और रचनाकार में डूब जाए, उससे तादात्म्य स्थापित कर ले। तादात्म्य का अर्थ है तद आत्म्य, उसकी आत्मा और अनुवादक की, यानी मूल रचनाकार की आत्मा और अनुवादक की आत्मा, इनमें कोई भेद ना रहे, एक अद्वैत रिश्ता दोनों में बन जाए। उससे साधारणीकृत हो जाए, एक धरातल पर दोनों आ जाए। ये जो तादात्म्य है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है अनुवाद में। ये जो साधारणीकरण है ये अनुवाद में अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए ये जो अद्वैत दर्शन है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। तो ये जो अंदर का पानी और बाहर का पानी है, ये मूल और अनूदित रचना के अंतर को दिखाता है। और दोनों के बीच में ये जो घड़े की दीवार है, ये प्रकृति का, व्याकरण का, भाषा भेद का ये एक आवरण है जो बीच में दिखाई देता है। अगर अनुवादक इस भेद को समाप्त कर दे, इस अंतर को नष्ट कर दे, तो निश्चित रूप से वह अच्छा अनुवाद कर पाता है। इसीलिए एक सफल अनुवादक के लिए ये तादात्म्य स्थापित करना, ये साधारणीकृत होना, यह अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो अनुवाद करते समय अनुवादक को डूबने की आदत बनानी चाहिए। डूबते चले जाने की विधा है अनुवाद, इसे नहीं भूलना चाहिए। यही कारण है कि जो डूबता है सिर से पांव तक, भीतर उतर जाता है, वही तर जाता है, पार लग जाता है। और जो केवल ऊपर ऊपर तैरता रहता है और तैरने का नाटक करता है, वह वस्तुतः डूब जाता है। अनुवाद तो तलवार की धार पर चलने का साधना सापेक्ष कर्म है। तलवार की धार पर चलना बहुत चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि जरा सी चूक, जरा सी असावधानी अगर हो गई तो तलवार जो है वो पांव को काट सकती है। तो एक संतुलन बनाना है, एक साधना सापेक्ष अभ्यास अर्जित करना है। इसीलिए अनुवादक को एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वह एक गंभीर कार्य का निष्पादन अपनी इस साधना से कर पाता है। इसलिए मित्रों, कह सकते हैं कि अनुवादक के जो गुण हैं, अनुवादक की जो योग्यताएं हैं, वह धीरे धीरे समझ आती हैं। हम केवल सैद्धांतिक जानकारी के आधार पर अनुवाद नहीं कर पाते, लेकिन सिद्धांत हमें अभ्यास की ओर ले जाते हैं और सतत अभ्यास ही हमें एक आदर्श अनुवादक की राह दिखाता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।